नमस्कार, आदाब, जोहार। रोहित है। आप लोग का बार बार डिमांड हो रहा था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। हम लोग बहुत परेशान हो गए और अंत में हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इस लेवल का करा दिया जाए कि अगर प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन आता है तो नहीं छूटना चाहिए। तो कोशिश यही है, समय कम है, वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे और केवल प्रीलिम्स को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग का ऑफिशियल मेल आईडी है, कुछ मेल करना होगा तो इस पर करिएगा। अब देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अगर आप ध्यान से देखें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की उत्पत्ति थोड़ा सा देखना होगा। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की उत्पत्ति में आप ये देखेंगे कि पहला जो राज्य है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इंप्लीमेंट करता है, द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट दिस इज राजस्थान। दिस राजस्थान वाज फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। ठीक है, राजस्थान में भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो नागौर जिला जो है वो पहला बनता है जो पंचायती राज व्यवस्था को फॉलो करता है। 1959 की बात है। अब यहाँ से आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा कि ये किस 5 ईयर प्लान के तहत किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत किया गया, सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत, तीसरा, चौथा, नन और मोर देन वन। यहाँ तक बात समझ में आई। तो अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, क्योंकि आपसे प्रीलिम्स में कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसकी पहली नींव रखी गई 1957 में। पहली नींव रखी गई उसकी 1957 में, दूसरी नींव रखी गई 77 में, तीसरी 85 में और चौथा 86 में। उसके बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देता है। अगर आप 57 की बात करें तो एक कमिटी बनती है जिसका नाम है बलवंत राय मेहता कमिटी। बलवंत राय मेहता कमिटी किस चीज़ की बात करता है? वो 3 टियर स्ट्रक्चर की बात करता है। क्या है आगे देखेंगे। दूसरा कमिटी बनता है 77 में, उस कमिटी का नाम है अशोक मेहता कमिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछेगा। अशोक मेहता कमिटी जो बनता है वो 2 टियर स्ट्रक्चर की बात करता है। व्हाट इज दिस 2 टियर स्ट्रक्चर इज विल डील इन द लेटर पीपीटी। जो थर्ड कमिटी बनता है वो प्लानिंग कमीशन के एक मेंबर हैं जिनका नाम है GVK राव। प्लानिंग कमीशन को आदरणीय मोदी जी ने खत्म करके नीति आयोग ला दिया है। ये प्लानिंग कमीशन वाला सब लंबा लंबा बात करते हैं ज़्यादा लोग। क्या ये बोलते हैं? ये भगवान जानते हैं, भगवान समझते हैं। ये मोटा मोटी कभी इसका भी बात करते हैं, कभी इसका भी बात करते हैं, कुछ कॉन्क्रीट बात नहीं करते हैं। आप भी ऐसे ही छोड़ दीजिए। पीटी में नहीं पूछता है, बोलिएगा तो बना देंगे। जब मेंस के लिए हम लोग क्लास लेंगे तो इसको पूरा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक से मोबाइल साइलेंट करने दीजिए, नहीं तो टेटे टेटे करते रहेगा। अब देखिए, 1986 जो है बहुत ही एक लैंडमार्क मूवमेंट होता है। लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी बनती है। ये लक्ष्मी मल सिंघवी वही हैं जो अभिषेक मनु सिंघवी के पिताजी हैं, बहुत बड़े वकील थे। अभी भी आप देखें तो देश के बहुत बड़े वकील में नाम है अभिषेक मनु सिंघवी का, जो कांग्रेस के नेता हैं। इनका एक हियरिंग का चार्ज है 9 लाख पर हियरिंग। क्योंकि हम लोगों का वास्ता पड़ा है तो हमें जानकारी है 9 लाख प्रति हियरिंग है। ये मिनिमम फीस है। बाकी तो 9 लाख तो मतलब ये थ्रेशोल्ड है, किसी से लेंगे 9 लाख, उसके ऊपर लेंगे। भले आपका सुप्रीम कोर्ट में अगला डेट पड़ जाए, पर 9 लाख रुपये इनका हियरिंग का चार्ज मिनिमम है। बाकी 15 लाख 16 लाख तो ये लेते ही हैं। इन्हीं के बेटा है अभिषेक मनु सिंघवी। तो लक्ष्मी मल सिंघवी क्या कहता है कि आप देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप इसको संवैधानिक अमली जामा नहीं पहनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं देंगे, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। क्योंकि राज्य जो है पावर को डिवॉल्व नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी आर रिलेटेड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, आई थिंक दैट यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर दिस, टू कैटर इट वेरी नाइसली। अब देखिए, अब क्या होता है, आपका जहन में पहला आना चाहिए कि 3 टियर स्ट्रक्चर क्या है मेरे भाई। तो 3 टियर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है और 2 टियर स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, जब तक हमें समझ नहीं रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं बना। देखिए, 3 टियर स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि जो अभी आप सिस्टम देखते हैं कि जैसे आप मानते हैं कि मेरा गांव बरौली है, तो बरौली कोई पंचायत के अंदर होगा, मानते हैं पिपरा पंचायत के अंदर है, धनगाई पंचायत के अंदर है, औरंगाबाद पंचायत के अंदर है, कोई तो पंचायत के अंदर होगा। तो ये कहता है कि एक व्यवस्था रहेगा पंचायत का। जो पंचायत है उसको हीड कौन कर रहा है? मुखिया जी हीड कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी गांव में मुखिया कुछ होगा, पर अंग्रेजी मीडियम को नहीं समझ में आएगा, है ना। गांव को मुखिया जी हीड कर रहे हैं। एक होता है ब्लॉक लेवल। अगर आप BPSC निकालेंगे तो आप एक उसमें पद होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO। जो ब्लॉक लेवल का जो सिस्टम है उसको डेमोक्रेटिक सिस्टम से कौन लीड कर रहा है? ये तो ऑफिसर लीड कर रहा है ना। तो पंचायत समिति,
गांव में आप देखिएगा कि चुनाव होता है पंचायत समिति का। अगर जो शहर वाला है, अमूल बॉय है, वो सब तो समझ ही नहीं पा रहा होगा पंचायत समिति क्या होता है। तुम लोग के लिए आएंगे भाई वार्ड परिषद वाला, तब आपको समझ में आ जाएगा, क्लिक कर जाएगा बत्ती। पंचायत लेवल पर मुखिया हिट कर रहा है। पंचायत समिति का जो हेड है, जो आप बोल देंगे, जो पंचायत समिति अपना हेड चुनता है उसको कहते हैं कि प्रमुख है, मेरे चाचा प्रमुख हैं, ऐसे लोग बोलते हैं ना, मेरे चाचा प्रमुख है। तो पंचायत समिति सब चुनेगा ब्लॉक लेवल पर प्रमुख को। इट इज अ सेकेंड टियर स्ट्रक्चर। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल यू हैव जिला परिषद, और जिला परिषद इज हिटेड बाय जिला परिषद अध्यक्ष, है ना। ये 3 स्ट्रक्चर हैं। इसको कहते हैं गांव लेवल पर मुखिया जी, पंचायत लेवल पर प्रमुख जी, जिला लेवल पर जिला परिषद अध्यक्ष जी। यही सिस्टम है, इसको आप 3 टियर स्ट्रक्चर कहते हैं। पर अशोक मेहता क्या कहते हैं, वो 2 टियर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बोलते हैं कि एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला अध्यक्ष ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिला अध्यक्ष को रहने दीजिए, बट इंस्टेड ऑफ द पंचायत लेवल क्लब मोर नंबर ऑफ द विलेज, 20-25 गांव को क्लब करिए एंड कॉल दिस एज अ मंडल। 20-25 गांव को क्लब करिए और एक मंडल बनाइए। पंचायत पर भी क्या होता है, 2 या 3 गांव बेसिकली क्लब होता है। ये कहते हैं कि मंडल लेवल लीजिए और या प्रमुख वाला स्ट्रक्चर को खत्म कर दीजिए, और मंडल का जो हेड होगा वो मंडल अध्यक्ष होगा। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ 2 टियर स्ट्रक्चर। हु प्रोपाउंडेड दिस? Ashok Mehta propounded this. Balwant Rai Mehta propounded what? He propounded a 3 tier structure. I think we are going on the right track. अब देखिए, यहां से महत्वपूर्ण है कि 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस चीज की बात करता है। पहले देखिए कि प्रीलिम्स में क्या पूछ सकता है, जानकारी के लिए तो कोई लिमिट नहीं है। 73वां और 74वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेरे भाई है, ये कब इंप्लीमेंट होता है, कब आता है? 1992 में पास होता है। इंप्लीमेंट कब होता है? इट केम इनटू फोर्स इन 1993। लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट मी रीइटरेट दिस। कब पास होता है? 92 में। कब फोर्स में आता है? 93 में। बात नहीं बनी, बात इस चीज पर नहीं बनी क्योंकि हम लोग के लिए अपना नहीं पढ़े। बिहार पंचायती राज एक्ट पास होता है। कब पास होता है? 1993 में। कब फोर्स आता है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टेट? फोर्स में कब आता है? पास होना अलग बात है, कब से इंप्लीमेंट हो रहा है? वो हो रहा है 24 अप्रैल। ये सारा पीटी मटेरियल दे रहे हैं आपको, है ना। 24 अप्रैल 1993 से बिहार में इंप्लीमेंट हो रहा है 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहां तक बात आपको समझ में आ गया। 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे डील करता है? 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पंचायत से डील कर रहा है। 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे डील करता है? वो वार्ड से डील करता है। 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग कॉमन डील कर रहे हैं। 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कह रहा है कि द बेसिक यूनिट, try to focus on the word, the basic unit of the Panchayati Raj institution is Gram Sabha. Why it is saying that the basic unit is the Gram Sabha? मुखिया जी बदल जाएंगे, प्रमुख जी अगला चुनाव में बदल जाएंगे, पर who constitutes the Gram Sabha? The villagers constitute the Gram Sabha. तो गांव के लोग नहीं बदलेंगे। Hence Gram Sabha is the foundational unit or the basic unit of the Panchayati Raj structure. एकदम क्लैरिटी होना चाहिए। Why Gram Sabha is the फाउंडेशन और द बेसिक यूनिट ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? मुखिया जी 5 साल में बदल जाएंगे, प्रमुख साहब 5 साल में बदल जाएंगे, चुनाव नहीं हुआ तो। बट व्हाट अबाउट द पीपल हु आर मेकिंग दिस ग्राम सभा? दे विल बी द परमानेंट मेंबर, दे विल बी द वोटरीज ऑफ दिस मुखिया जी और पंचायत समिति अध्यक्ष मेंबर जो होंगे। हेंस द बेसिक यूनिट ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज द ग्राम सभा। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? अमूल बॉय अंग्रेजी मीडियम वार्ड। अब आप पकड़ लिए होंगे, अभी तक आपको कहाँ समझ में आ रहा होगा? मुखिया हो गया कहाँ आप लोग समझते हैं, है ना। अंग्रेजी मीडियम आपका नस नस हम जानते हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि हम बचपन से हिंदी पढ़े ही नहीं है, तो हमको तो नस नस न पता है। हम DAV से पढ़े, LKG अंग्रेजी मीडियम, UKG अंग्रेजी मीडियम, क्लास 1 अंग्रेजी मीडियम, तो हमको नस नस पता है आप लोग का, है ना। हम भी वही कैटेगरी के हैं ना। अब देखिए, हिंदी मीडियम का कोई तोड़ है। अब बेसिक यूनिट क्या हो गया? ग्राम सभा इसका हो गया। ये तक बात हम समझ में आ गया। जब आप संविधान को चेंज कर रहे हैं तो संविधान में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे, राइट? तो व्हाट इट डज, ये पार्ट 9 को इंट्रोड्यूस करता है संविधान में। 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या इंट्रोड्यूस करता है? पार्ट 9A को इंट्रोड्यूस करता है। कितने आर्टिकल हैं? 16 आर्टिकल हैं। और यहीं पर प्रॉब्लम होता है कि आपको लगता है कि कौन याद करे कौन नहीं करे। हमको जो याद है दोस्त हम आपको बताएंगे, बाकी आप 16 आर्टिकल रट जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है।
पार्ट 9 में है, 11th शेड्यूल में है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। किस शेड्यूल में है? 11th शेड्यूल में है। अब जो मानते हैं कोई आप नया है तो समझिए कि संविधान में क्या होता है ना, आप देखते होंगे कि संविधान में इंडेक्स होता है। संविधान में क्या, जैसे आप किताब एनसीईआरटी उठाए तो उसमें रहता है ना कि इसमें 7 टोटल यूनिट है, उसमें 7 यूनिट है, तो उसको आप चैप्टर मान ली, 7 यूनिट है। 7 यूनिट का फिर क्लासिफिकेशन क्या है? चैप्टर के रूप में क्लासिफिकेशन है, फिर चैप्टर के बाद पैराग्राफ के रूप में क्लासिफिकेशन है। उसी तरह से संविधान का क्लासिफिकेशन शेड्यूल के रूप में होता है, संविधान का क्लासिफिकेशन पार्ट के रूप में होता है, फाइनली आर्टिकल के रूप में होता है। उसके बाद भी जाएंगे तो मानते हैं कि आर्टिकल में भी क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, 1, 2, 3 करके ऐसा चलता है। तो इस तरह से संविधान को पढ़ने का सिस्टम बनाया गया है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? जो हम अब रटे हैं उसको बताते आपको। अच्छा, पहले हम जो हमको याद रहता है, हम आपको पहले वो बता देना चाहते हैं कि क्या क्या। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, कितना सब्जेक्ट दिया गया है। 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 29 सब्जेक्ट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द पंचायत। जैसे मानते हैं कि पानी है, पानी पर बिना स्टेट लेजिस्लेचर, मानते हैं कि बिहार का आपका पंचायत जो है, मानते हैं कि धनगाई पंचायत लगा रहा है पानी पर टैक्स, कि आप जल पर हम टैक्स लगा रहे हैं, या कोई हाट लग रहा है, कोई दुकान लग रहा है, उस पर टैक्स लगा रहा है। पंचायत को पावर है टैक्स लगाने का, पर अपने मन से नहीं लगा सकता है, उसको स्टेट लेजिस्लेचर परमिशन दिया होना चाहिए। बिहार विधानसभा और जो परिषद है वो परमिशन देगा, तब ही लगा सकता है। कितने विषय पर दिया हुआ है? 29 सब्जेक्ट पर उनको परमिशन दिया गया है कि यू कैन इम्पोज द टैक्स। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाकी आपकी मर्जी, आप रटते रहिए। 29 सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है जिस पर पंचायत अपना टैक्स लगा सकता है। अब देखिए मामला क्या है। हम 2-4 याद किए हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं कि हमने क्या क्या याद किया है। अगर आप देखेंगे तो एक आर्टिकल है 243D। 243D किससे बात करता है? अगर आप देखेंगे तो पंचायत में भी तो एसटी के लिए सीट रिजर्व होता है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व होता है, और इसमें यह है कि कम से कम 1/3 सीट, 1/3 सीट शैल बी रिजर्व फॉर हुम? शैल बी रिजर्व फॉर द वुमेन इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। जो अध्यक्ष बनेंगे उसको लेकर उसमें भी 50% आपको रिजर्वेशन महिलाओं को देना है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, 243D में कहा गया है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार में औरतों के लिए कितना परसेंट रिजर्वेशन है? 50%, 75% या 33% या 100% रिजर्वेशन है। अब देखिए 243E क्या कहता है? 243E कहता है, जैसे हम इसको याद किए हैं कि ई जो अक्षर है, अगर आप देखेंगे कि ई अक्षर ABCDE में कितने नंबर पर है? 5 नंबर पे है ना। 5वें नंबर पे आ जाएगा ABCDE, 5वें नंबर पर है। तो 243E को हम ऐसे याद किए हैं। अमरेश सर और निखिल सर देखो भाई, ट्रिक्स बनाने में चैंपियन आदमी है, मेरा बड़ा घटिया बनता है। तो 243E क्या कहता है कि कितना समय है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, कितना चुनाव में, चुनाव अवधि में मुखिया जी का कितना ड्यूरेशन रहेगा? 5 साल ड्यूरेशन रहेगा। बट अगर बीच में डिसोल्यूशन हो जाता है, डिसोल्यूशन के केस में 6 महीना के अंदर चुनाव कराना पड़ जाएगा। पर 6 महीना के अंदर कौन चुनाव कराएगा? किसको अधिकार है चुनाव कराने का? केंद्र का जो बना हुआ है, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है ना केंद्र का, वो चुनाव कराएगा स्टेट का से, है ना। चीफ इलेक्शन कमीशन जो केंद्र के है ना, वो करा देंगे। वाह वाह, नमूना आइटम लोग। वो होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो केंद्र का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह होता है, वो राष्ट्रपति का कराएगा, उपराष्ट्रपति का कराएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कराएगा, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद का कराएगा। पंचायत का चुनाव करने का अधिकार स्टेट इलेक्शन कमीशन को है। पर यह बात कहां लिखा हुआ है, किस संविधान में लिखा हुआ है? इट इज ऑल इन द 243K ऑफ द संविधान। अब देखिए, अब बचा एफ। तो एफ में क्या है कि हमको याद नहीं होता है, तो हम F1 रेस हमको देखना बड़ा पसंद है। पता नहीं आप लोग भी, कुछ लोग तो देखते ही होंगे F1 रेस, तो हम वहां से याद किए हुए हैं कि F मतलब 243 में F1। F1 मतलब कहता है कि 21 साल का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। हम आपको बताते चले कि MLA का चुनाव लड़ने के लिए कितना साल चाहिए? 25 साल चाहिए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव लड़ने के लिए 30 साल चाहिए। अब मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल में आप लड़ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि स्टेट PCS ऐसा पूछ सकता है। जैसे कि अभी एक लड़की हैं, कुशहरा, शिवहर एक जिला है
है ना, सबसे छोटा जिला शिवहर। शिवहर की एक लड़की हैं, उनका नाम है अनुष्का। अनुष्का जो हैं 21 साल की उम्र में मुखिया बन गई हैं। ठीक है, 21 साल की उम्र में मुखिया बन गई हैं। कौन पंचायत से चुनाव जीती है, हम आपको बताया ना कि पंचायत लेवल पे कौन होता है, कुशहरा या ऐसा कुछ करके पंचायत है उनका, कुशहर या कुशहर पंचायत, हाँ शिवहर में कुशहर पंचायत। तो हम आपको बताए ना कि पंचायत लेवल पे कौन है, 3 टियर स्ट्रक्चर हो रहा है, तो पंचायत लेवल पर मुखिया, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति लोग चुनेगा, आपस में से पंचायत समिति लोग चुन के प्रमुख बनाएगा, और बिहार सरकार को जो ऑफिसर रहेगा उसको कहेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में कौन रहेगा, जिला परिषद अध्यक्ष। तो यहाँ पर बिहार सरकार को ऑफिसर कौन रहेगा, इसका हेड कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हमको सल्फास दे दीजिए, है ना, आपको देंगे तो जो फेमिनिस्ट लोग हैं वो हम पे आक्रमण करने लगती है कि आप मिसोजिनिस्ट हैं। नहीं हैं, उन लोग आक्रमण करती है कि आप भाई देखो, यहाँ पर होता है कि डीडीसी, है ना, डीडीसी हिट करता है, जो नया प्रोमोटी आईएएस, जो नया आईएएस जाता है ना, वो डीडीसी बनता है, मतलब एसडीएम के बाद डीडीसी बनता है, तो डीडीसी इसको हिट करता है, यहाँ पर बीडीओ हिट करता है, तो दिस अध्यक्ष विल कोऑर्डिनेट विद डीडीसी, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान आप रखिए, इससे काफ़ी हो जाएगा, इतना में तो कवर हो जाना चाहिए। पीटी है तो ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। 243H क्या कहता है, 243H, अच्छा 243 के हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। 243 के इज़ इलेक्शन टू बी हेल्ड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। हम बोल रहे हैं कि 243H डील्स विद दिस, इट इम्पावर्स द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक बाय द लॉ प्रोविजन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द टैक्सेस बाय द पंचायत। पंचायत को इम्पोज, पंचायत अपने मन से नहीं कर सकता है, पंचायत को राइट है इम्पोज करने का, ओनली इफ द पावर इज डेल्फ्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। बाकी 16 आर्टिकल हैं, उनको आपको मन करे तो रट लीजिएगा, हमसे नहीं होता है, हम जो रट पाए हैं लिख दिए हैं। पीटी का समय है, दिमाग पर कम लोड दीजिए। साइनिंग ऑफ, रोहित, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।